ओह, गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट लेक्चर में पहुंच चुके हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने 5 किंगडम पढ़े और पांचों किंगडम के नाम हम लोगों ने जाने थे। एक किंगडम हुआ करते थे मोनेरा, एक किंगडम हुआ करते थे प्रोटिस्टा, इसके अलावा फंजाई, इसके अलावा प्लांट और एनिमल्स। ये जो 5 किंगडम हुआ करते थे, इन 5 किंगडम में हमने दुनिया भर के सारे ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। ओके, फिर हम लोगों ने देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की कुछ लिमिटेशंस भी थी। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस थी कि इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइकेंस दे हैव नो प्लेस, इनको किसी भी प्लेस में नहीं रखा गया। यानी अगर हम पूछें कि लाइकेन को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल में किस किंगडम में है, तो लाइकेन को कोई प्लेस नहीं मिली। याद रखना, लाइकेन जैसे ऑर्गेनिज्म को कोई प्लेस नहीं मिली। इसके अलावा देयर आर सम ए सेलुलर फॉर्म ऑल्सो, कुछ ए सेलुलर फॉर्म है। ए सेलुलर फॉर्म का मतलब है विदाउट सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल ना पाई जाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म उन्हें बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे मैं बोल सकता हूं कि पैथोजेंस हैं जो ए सेलुलर फॉर्म के हैं, जैसे कि वायरस, जैसे कि वायरॉइड्स, जैसे कि प्रायॉन्स, ये सब ए सेलुलर है। इनमें नो साइटोप्लाज्म, इनके पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे पैथोजन को भी किसी भी जगह पर प्लेस मिली। तो आज हम बचे हुए ऑर्गेनिज्म या बचे हुए ए सेलुलर फॉर्म को पढ़ने के लिए आए हैं। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम लोग लाइकेन पढ़ेंगे, वायरस पढ़ेंगे, वायराइड पढ़ेंगे और प्रायॉन्स पढ़ेंगे। एक एक करके इन सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं और अपना चैप्टर एंड करते हैं। ओके, चलिए। सबसे पहले हमारे हिस्से में आते हैं वायरस। आइए हम लोग वायरस को समझने की कोशिश करते हैं। वायरस जो ये शब्द है, इस वायरस का लिटरल मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। पॉइजनस फ्लूइड, या फिर इसी को हम लोग वेनम के नाम से जानते हैं। वेनम का मतलब ही होता है विष, जहर या पॉइजनस फ्लूइड। अच्छा, वायरस की डिस्कवरी की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक साइंटिस्ट हुए हैं लुईस पास्चर। और लुईस पास्चर की एक थ्योरी हुई है, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। और तो थोड़ा आगे की बात है, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। और ये थ्योरी कहती है कि हर डिसीज का कारण, हर डिसीज का, ऑलमोस्ट एवरी डिसीज का कारण कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूर है। और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो ढूंढ लेते हैं, इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो देते हैं। यानी कोई ना कोई जर्म किसी ना किसी डिसीज से जरूर लिंक रहता है। याद रहेगा, लुईस पास्चर का ऐसा मानना है कि देयर इज अ जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। हर एक डिसीज के पीछे किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कारण है। प्रूव भी किया था, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, तो लुईस पास्चर के समय तक बैक्टीरिया जो थे, लुईस पास्चर के समय तक की बात कर रहा हूं, बैक्टीरिया वर द स्मॉलेस्ट जर्म।
बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट जर्म हुआ करते थे और लोग बैक्टीरिया को ही सबसे छोटा डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म माना करते थे। अच्छा, इसके बाद लुईस पाश्चर के ही समय पर पौधों में एक डिसीज हुई, प्लांट में, टोबैको प्लांट में एक डिसीज हुई। देखिएगा ध्यान से, टोबैको के प्लांट में, जो टोबैको के प्लांट है उसकी पत्तियों में मोज़ेक डिसीज होने लगी, यानी एक डिसीज होने लगी जिसका नाम था टोबैको मोज़ेक डिसीज। याद रखना, टोबैको मोज़ेक डिसीज। अब चूंकि ये डिसीज है तो कोई ना कोई इसके कारण, इसके लिए जर्म रहा होगा, क्योंकि लुईस पाश्चर जी कहते थे कि हर डिसीज के पीछे कोई ना कोई जर्म है। तो हुआ क्या, टोबैको मोज़ेक डिसीज का जर्म पता नहीं चल पा रहा था और उस समय तक बैक्टीरिया वर द स्मॉलेस्ट जर्म, सबसे छोटे जर्म हुआ करते थे। तो एक साइंटिस्ट हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, इनका नाम है दिमित्री आइवानोस्काय। आइवानोस्काय स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इट में बी वी, आइवानोस्काय। फिर से सुनो, दिमित्री आइवानोस्काय। इन्होंने क्या किया कि ये कोशिश की कि हमें जर्म पता चल जाए। तो इन्होंने इन पत्तियों को, टोबैको मोज़ेक वायरस की पत्ती, टोबैको मोज़ेक डिसीज, जिन पत्तियों का था उन पत्तियों का एक पेस्ट बनाया और पेस्ट बना करके उन्होंने एक फिल्टर में डाला। अब आप सोचेंगे फिल्टर क्या है? फिल्टर वो एक्चुअली वो तरीके थे जिससे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि चाय छानते वक्त हम लोग चाय पत्ती को पकड़ लेते हैं, चाय नीचे चली जाती है। ठीक वैसे इन्होंने कोशिश की कि ये जो पत्तियों का पेस्ट है वो इस फिल्टर से गुजारा जाए। पर याद रहे, ये फिल्टर जो था ये बैक्टीरिया फिल्टर था, यानी ये बैक्टीरिया को पकड़ लेता था। ये बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया से बड़ा कोई पार्टिकल हो तो उसे पकड़ लेता था। छन्नी है ये, इसमें बैक्टीरिया डालो पकड़ जाएगा, बाकी चीजें नीचे निकल जाएंगी। अब हुआ क्या कि टोबैको मोज़ेक डिसीज का जो पेस्ट बनाया गया, जो पत्तियां, जिन पत्तियों का इन्फेक्शन हुआ, उस पेस्ट को इस फिल्टर से डाला गया और फिल्टर से डालने पर चीजें फिल्टर आउट हो गई। फिल्टर आउट हो गई और इस फिल्टर में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। क्वेश्चन मार्क। क्योंकि अगर बैक्टीरिया होता, अगर बैक्टीरिया कोई डिसीज कर रहे होते तो बैक्टीरिया की साइज का फिल्टर था, यानी बैक्टीरिया या बैक्टीरिया से बड़े साइज का कोई ऑर्गेनिज्म होता तो इस फिल्टर में गड़बड़ कर जाता, इस फिल्टर में इंफेक्शन हो जाता, इस फिल्टर में वो बैक्टीरिया फंस जाता। लेकिन वो बैक्टीरिया फिल्टर को क्रॉस करके चला गया। अब चूंकि डिसीज तो हो ही रही थी और डिसीज हो रही थी, इस वजह से ये बोला गया यहां कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूर है, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरूर है जो इस बैक्टीरिया को, फिल्टर को क्रॉस किया कर जा रहा है। अब दिमित्री आइवानोस्काय ने इसी ऑर्गेनिज्म का नाम, चूंकि उस ऑर्गेनिज्म को पढ़ नहीं पाए, उनको ऑर्गेनिज्म मिला ही नहीं, इसलिए इस ऑर्गेनिज्म का नाम उन्होंने पॉइजनस फ्लूइड रख दिया। पॉइजनस फ्लूइड रख दिया, या फिर इसी शब्द को दिया, दैट इज वायरस। आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस टर्म वाज गिवन बाय, तो आप याद रखना नई एनसीईआरटी में वायरस टर्म जो किसने दिया है अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा, इट इज दिमित्री आइवानोस्काय। अगर आप इतना जान गए तो काफी कुछ जान गए। तो लुईस पाश्चर की थ्योरी में, जिस थ्योरी में बोला जाता था कि डिसीज हमेशा किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, उसी थ्योरी में हमें पता चला कि दिमित्री आइवानोस्काय ने एक फिल्टर लगाया, उस फिल्टर में बैक्टीरिया फंसे नहीं, बैक्टीरिया का कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं था, बैक्टीरिया से तो हुआ ही नहीं, बैक्टीरिया से तो कोई इन्फेक्शन ही नहीं हो रहा था, तो बैक्टीरिया फिल्टर को क्रॉस कर गए। इसका मतलब ये बैक्टीरिया से भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, नहीं पकड़े गए, इसलिए इस फ्लूइड का नाम पॉइजनस फ्लूइड रखा गया है। फ्लूइड है, इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पकड़ा जा रहा। अच्छा,
डायमेट्री आइवनस्काई के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, इनका भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए एक एक करके साइंटिस्ट मैं बता रहा हूं। पहला साइंटिस्ट था लुईस पास्चर, दूसरा डायमेट्री आइवनस्काई, तीसरे एक साइंटिस्ट आते हैं डीजे आइवनस्काई, सॉरी दीज आर नोन एम डब्ल्यू बीजरिंग। एक साइंटिस्ट आते हैं एम डब्ल्यू बीजरिंग। एम डब्ल्यू बीजरिंग को लगा कि जिस चीज को पॉइजनस फ्लूइड कहा जा रहा है, क्या वाकई उसमें डिसीज करने की क्षमता है कि नहीं। एक बात है कि हमने डिसीज पत्तियों से ही वो पेस्ट बनाया था, इसका मतलब डिसीज पत्तियों से बने हुए उस पेस्ट में कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहा होगा। ये और बात है कि वो बैक्टीरिया के फिल्टर को क्रॉस कर गया, लेकिन वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या वाकई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पॉइजनस फ्लूइड में है। इसके लिए इन्होंने इस पॉइजनस फ्लूइड को नॉर्मल प्लांट में डाला। याद रखना, नॉर्मल प्लांट में डाला। नॉर्मल प्लांट वो प्लांट है जिसमें कोई नहीं थी, उसमें ये पॉइजनस फ्लूइड डाला और इन्होंने देखा कि इन प्लांट में भी वो डिसीज हो गई और उस डिसीज का नाम था टोबैको मोज़ेक डिसीज। तो उन्होंने ये शब्द बोला, किसने, बीजरिंग ने बोला कि जो ये फ्लूइड है एक्चुअली ये इन्फेक्शियस है। कैसा है, इन्फेक्शियस। यानी अगर इस फ्लूइड को हम किसी नॉर्मल प्लांट में डालें तो वो नॉर्मल प्लांट में भी डिसीज कर देता है। और इसलिए इन्होंने एक छोटा सा टर्म दिया, द टर्म वाज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम का मतलब होता है इन्फेक्शियस, वाइवम का मतलब लिविंग, फ्लूइड का मतलब फ्लूइड। ये एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। अगर हम किसी नॉर्मल प्लांट में इसे डालें तो नॉर्मल प्लांट में भी इंफेक्शन हो जाता है। इनफैक्ट अगर किताबें पढ़ोगे तो पता चलेगा बीजरिंग ही वो थे जिन्होंने पॉइजनस फ्लूइड शब्द पहली बार यूज किया था। पर हम चूंकि एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे तो एनसीईआरटी में डायमेट्री आइवनस्काई हैं जिनके नाम पर वायरस टर्म दिया गया है, इसलिए हम लोग वही लर्न करेंगे। तो चलो साइंटिस्ट कितने हो गए, पहला हो गया लुईस पास्चर, दूसरा होगा डायमेट्री आइवनस्काई, तीसरा बीजरिंग। अच्छा, इन तीनों की डिस्कवरी में आप एक चीज देख रहे हैं कि टोबैको मोज़ेक डिसीज में बैक्टीरिया छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है कोई नहीं जानता। ये जानते हैं कि वो बैक्टीरिया को फिल्टर को क्रॉस कर गया, ये जानते हैं कि वो फ्लूइड फॉर्म में है, ये जानते हैं कि वो फ्लूइड इन्फेक्शियस है, लेकिन ये नहीं जानते कि उस फ्लूइड में है कौन, पकड़ में कोई नहीं आ रहा है। तो जब पकड़ में कोई नहीं आ रहा है तो आपको याद रखना पड़ेगा इन साइंटिस्ट के नाम। पहला नाम है पहला नाम आपने लिया था लुईस पास्चर, दूसरा डायमेट्री आइवनस्काई और तीसरा जो नाम आपने लिया है इट इज बीजरिंग, एमडब्ल्यू बीजरिंग। ओके, इसके बाद चौथे साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना पड़ेगा WM स्टैनले। ये WM स्टैनले वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार वायरस के क्रिस्टल बनाए। क्रिस्टल मतलब उन्होंने वायरस को पकड़ के देखा और वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में पकड़ के देखा। ही वॉज द WM स्टैनले। चलिए इन साइंटिस्ट तक पहुंचने के लिए चारों साइंटिस्ट के नाम देखते हैं। पहला साइंटिस्ट है पास्चर, जो जर्म थ्योरी देता है, जो ये बताते हैं कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज है कि हर डिसीज के पीछे कोई ना कोई जर्म इंपॉर्टेंट है। लुईस पास्चर के बाद आते हैं डीजे आइवनस्काई या डायमेट्री आइवनस्काई। ये पहली बार शब्द यूज करते हैं पॉइजनस फ्लूइड, या फिर आपकी बुक बोलती है वायरस। इसके बाद साइंटिस्ट आते हैं MW बीजरिंग और MW बीजरिंग कहते हैं कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। पर कोई भी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढ पाने में असमर्थ है, लेकिन 1, 2, 3 के बाद जो चौथा साइंटिस्ट आता है WM स्टैनले, उसने क्रिस्टल ऑफ द वायरस बनाया। वायरस के क्रिस्टल पहली बार अगर किसी ने देखे तो वो थे WM स्टैनले। और
जब हमने वायरस का स्ट्रक्चर देखा तो हमने क्या पाया, ध्यान सुनो। जो वायरस का जब स्ट्रक्चर हमने देखा तो हमने पाया कि वायरस के स्ट्रक्चर में केवल दो ही चीजें हैं, ओनली टू थिंग, दो चीजें हैं। एक तो पेरीफेरल बेटा बाउंड्री है जिन्हें हम बोलेंगे कैप्सिड। ध्यान सुनिएगा, किसी भी वायरस में दो ही चीजें हैं। एक तो उसकी कवरिंग है, कवरिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कवरिंग है, और इस प्रोटीन कवरिंग का नाम उन्होंने रखा है कैप्सिड। तो यहां पर चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग है। प्रोटीन कवरिंग के अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लिक एसिड, अंदर की तरफ न्यूक्लिक एसिड है। तो इन्होंने पाया कि जब कभी किसी वायरस को आप देखेंगे तो वायरस में केवल दो ही चीजें हैं, बाहर की तरफ प्रोटीन कवरिंग है जिसे बोलेंगे कैप्सिड, और अंदर की तरफ न्यूक्लिक एसिड है। एंड न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ, एक साथ दोनों कभी नहीं होंगे। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, एक साथ दोनों कभी नहीं होंगे। तो याद रखना, वायरस के स्ट्रक्चर में इन्होंने देखा कि बाहर की तरफ एक कवरिंग है जिसका नाम है कैप्सिड, और अंदर न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए, में भी आरएनए, या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। तो चलिए, पहला साइंटिस्ट पास्चर, दूसरा डीजे आइवन स्काई, तीसरा बीजेरिंग, और चौथा WM स्टैनले, जिन्होंने क्रिस्टल बनाए। उन क्रिस्टल में हमने देखा कि दो स्ट्रक्चर हैं वायरस के। वायरस में प्रोटीन है, जो प्रोटीन जो है वो कैप्सिड को बनाती है, और अंदर न्यूक्लिक एसिड है। एक और बात है, जरा वायरस के स्ट्रक्चर को आप मेरे लिए दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करिए। जब आप वायरस के स्ट्रक्चर को दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो आप पाते हैं, यस, फिर से मैं ये बना रहा हूं, कि इनके पास बाहर की तरफ कैप्सिड है। चलिए, ये रही कैप्सिड जो कि प्रोटीन की बनी है, और अंदर की तरफ न्यूक्लिक एसिड है। याद रखना, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की इस संरचना में देयर इज नो साइटोप्लाज्म, और अगर साइटोप्लाज्म नहीं है तो देयर इज नो मेटाबॉलिज्म, और अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो इट इज नॉन लिविंग। इसका मतलब वायरस को नॉन लिविंग कंसीडर करना चाहिए। सो वायरस इज नथिंग बट नॉन लिविंग थिंग। व्हाई इट इज नॉन लिविंग थिंग? फिर तो सुनो कि वायरस के स्ट्रक्चर में जब भी देखोगे तो आपको बाहर प्रोटीन मिलेगी, अंदर न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, साइटोप्लाज्म है नहीं, देयर इज नो साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म नहीं है तो मेटाबॉलिज्म नहीं है। मेटाबॉलिज्म अगर ना हो तो मेटाबॉलिज्म नहीं है तो आप जिंदा नहीं है, इसका मतलब आप नॉन लिविंग थिंग। याद रखिए, लिविंग होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? मेटाबॉलिज्म, लेकिन यहां मेटाबॉलिज्म है ही। तो वायरस एक्चुअली एक नॉन लिविंग क्रिस्टल ही है। WM स्टैनले ने इसका क्रिस्टल ही बनाया था। लेकिन वायरस की एक बड़ी खूबी है कि जब यही वायरस किसी सेल के अंदर घुस जाए, मान लीजिए ये हमारी सेल है, हमारी बॉडी की सेल है, मेरी बॉडी की सेल है, मैं होस्ट हूं, और ये वायरस अगर हमारी सेल के अंदर घुस जाए, एक्चुअली जिस तरीके से मैं घुसा रहा हूं वैसे नहीं घुसता, इनका न्यूक्लिक एसिड घुसता है अंदर जाकर के कॉपीज बनता है, पर मान लीजिए कॉपी बन चुकने के बाद की कहानी है, तो ये रहा वो वायरस। सो याद रखना, अब इस वायरस के पास साइटोप्लाज्म नहीं है, लेकिन ये होस्ट के साइटोप्लाज्म को यूज करेगा। अगर ये मेरे सेल के अंदर घुस गया, अगर ये वायरस मेरी सेल के अंदर घुस गया तो उसको साइटोप्लाज्म मिलेगा। किसका साइटोप्लाज्म मिलेगा? होस्ट सेल का। मान लीजिए मेरी बॉडी की कोशिका के अंदर ये वायरस घुस गया, तो मेरी बॉडी में जो कोशिकाएं उनमें तो साइटोप्लाज्म है, उन साइटोप्लाज्म को ये यूज करेगा और यूज करके अपनी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा। और जब ये मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने लगेगा तो लिविंग हो जाएगा।
अजीब चीज है वायरस। अगर सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग है, सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग है, और किसी सेल के अंदर है तो लिविंग है। इसका मतलब वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। याद रहेगा। इसका क्या मतलब है, अगर ये सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग है, सेल के अंदर है तो लिविंग है। इसीलिए वायरस को बोला जाता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। वायरस कभी सेल के बाहर रह ही नहीं सकता, वायरस सेल के अंदर ही रह सकता है। और जो सेल के अंदर ही रहे, स्ट्रिक्ट, ऑब्लिगेट का मतलब स्ट्रिक्ट, वो सेल के बाहर नहीं रह सकता। इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर का ही पैरासाइट है। तो वायरस को अगर जिंदा रखना है तो वायरस को सेल के अंदर ही रखना पड़ेगा, और इसीलिए बोलते हैं वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, वन थिंग मोर, छोटी सी एक और बात है जो वायरस के बारे में आपको जाननी चाहिए। चलिए वो बात मैं दोबारा लिखता हूं यहां पर। यस, एज वी नो कि हमारे पास वायरस में दो चीजें हैं। एक बाहर की तरफ प्रोटीन है, इस प्रोटीन को आप लोगों ने, यस फिर से देखते हैं, इस प्रोटीन आप लोगों ने बोला है कैप्सिड, और ये वायरस का कवर है। पर ये जो कैप्सिड है, अगर आप इसे खोल कर देखेंगे तो ये कैप्सिड छोटी छोटी स्ट्रक्चर से बना हो। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बना होगा, तो हम बोलेंगे नो डाउट इस पूरे कवर को हम लोग कैप्सिड बोलेंगे। लेकिन हर एक कैप्सिड की एक छोटी यूनिट होगी, दैट इज नोन एज कैप्सोमियर। और इस कैप्सोमियर का अरेंजमेंट हेलिकल हो सकता है, पॉलीहेड्रल हो सकता है। ये डिपेंड करेगा वायरस कैसा है। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस में, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस में, इन कैप्सोमियर का अरेंजमेंट हेलिकल फॉर्म में होता है, और ये आपकी बुक में बना भी है, ये आप लोग देखेंगे। तो कैप्सिड को बनाने वाले स्मॉल स्ट्रक्चर दे आर नोन एज कैप्सोमियर। एंड द सेकेंड थिंग, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो डीएनए हो सकते हैं या तो आरएनए हो सकते हैं। नेवर बोथ, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। पॉइंट। एक और बात, वायरस हमेशा पैरासाइट है, और अभी अभी मैंने देखा कि ये एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब है ये सेल के अंदर ही घुसता है। तो ये सेल या तो प्लांट की हो सकती है, ये सेल या तो एनिमल की हो सकती है, और हो सकता है कि ये वायरस किसी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करे तो ये बैक्टीरिया के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो वायरस कहां कहां अटैक कर सकता है? प्लांट में अटैक कर सकता है, प्लांट की सेल के अंदर घुस जाए। एनिमल सेल में अटैक कर सकता है, एनिमल सेल के अंदर घुस जाए, या बैक्टीरिया के अंदर बेटा अटैक कर सकता है, बैक्टीरिया के अंदर भी घुस सकता है। प्लांट में अटैक करने वाले वायरस, दीज आर नोन एज प्लांट वायरस। एनिमल में अटैक करने वाले दीज वायरस आर नोन एज एनिमल वायरस। फाइटो वायरस, जू वायरस, और बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। अब फिर से सुनो कि या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, लेकिन इनमें एक ट्रेंड होता है कि बता रहा हूं जो प्लांट वायरस है इनमें जनरली
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जा सकता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जा सकता है। सॉरी आई एम वेरी मच सॉरी। जो प्लांट वायरस है इनमें जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है जनरली। यानी अगर मैं बोलूं कि प्लांट को अटैक करने वाले वायरस में जनरली कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है तो तुम बोल सकते हो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। देख, टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको प्लांट में अटैक करता है और टोबैको प्लांट में अटैक करने वाले इस वायरस के पास आरएनए होता है और वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, याद रखें। नाउ द एनिमल वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। यानी कि एनिमल वायरस में मल्टीपल वेरिएशन होते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं और बैक्टीरिया पर अटैक करने वाला वायरस जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रखता है। ये सारे डाटा एनसीईआरटी से रिलेटेड है, सो आप इन्हें लर्न कर लीजिएगा। ये सारी बातें मैं इन जनरल बता रहा हूं, जनरली ऐसा होता है, ऐसा होगा ही, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि प्लांट वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। याद रखना, एनिमल वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और बैक्टीरिया को अटैक करने वाले बैक्टीरियोफेज में जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इतना देख चुके हैं तो आपने देखा कैसे प्रोटीन में कैप्सिड में छोटे छोटे यूनिट होते हैं, दीज आर नोन एज कैप्सोमियर। याद रखना, वायरस जनरली पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब ही होता है डिसीज कॉजिंग, जो डिसीज कॉज करते हैं। और इनसे रिलेटेड कुछ डिसीज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि मम्स है, आपने मीजल्स का नाम सुना हो, आपने रूबियोला का नाम सुना हो, आपने स्मॉल पॉक्स का नाम सुना हो या फिर आपने चिकन पॉक्स का नाम सुना हो। एक बहुत ही डेडली डिसीज है जिसके वायरस का नाम है HIV वायरस, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये एड्स नाम की बीमारी करता है। इसके अलावा आजकल एक बहुत ही महामारी है कोरोना वायरस। सो कोरोना वायरस भी एक ऐसा वायरस है जो हमारे लंग को इन्फेक्ट कर रहा है। सो याद करिए, इनमें मम्स, मीजल, रूबियोला, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, HIV, कोरोना, ये सारे वायरसेस हैं जो डिसीज कॉजिंग हैं, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। नाउ वायरस खत्म करने के बाद एक छोटा सा टॉपिक है वायरॉइड। एक साइंटिस्ट हुए हैं टीओ डीनर, नाइनटीन 1971 में इन्होंने एक पार्टिकल देखा। दिस पार्टिकल वॉज स्मॉलर देन वायरस। फिर से सुनना, वायरस वॉज स्मॉलर देन बैक्टीरिया बट वायरॉइड इज स्मॉलर देन वायरस। ये वायरस से भी छोटे थे एंड दीज पार्टिकल वर हैविंग इन्फेक्शियस RNA। इनके पास केवल RNA था जो इन्फेक्शियस था, यानी इन्फेक्शन कॉज करने वाला RNA था। आप याद करिए, वायरस अगर होता तो उसमें प्रोटीन होती और न्यूक्लिक एसिड होता। ये तो वायरस होता, लेकिन जो वायरॉइड है ये केवल न्यूक्लिक एसिड है, ओनली न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब ये वायरस से भी छोटे ऑर्गेनिज्म है। और याद रखना, इन्होंने एक डिसीज देखी, डिसीज वाज
पोटैटो आपकी बुक में दी गई है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। और ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज ये इन्फेक्शियस आरएनए से थी, एंड दिस इन्फेक्शियस आरएनए वाज लो मॉलिक्यूलर वेट, इट वाज लो मॉलिक्यूलर वेट। तो अब आप देखिए, वायरस में प्रोटीन भी थी और न्यूक्लिक एसिड भी था, पर यहां खाली न्यूक्लिक एसिड है, और वो भी न्यूक्लिक एसिड कौन है? आरएनए, डीएनए नहीं है। और दूसरा वो न्यूक्लिक एसिड कैसा है? इन्फेक्शियस। तीसरा लो मॉलिक्यूलर वेट न्यूक्लिक एसिड से। और ये चीज डिस्कवर की टीओडीना ने 1971 में। और एक डिसीज देखी, द डिसीज वाज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, इट इज PSTD, याद रखिएगा। वायरॉइड के बाद एक छोटा सा और टॉपिक आता है, it is known as prion. Prion are abnormally folded infectious protein. अब आपको एक तरीका बताता हूं मैं लर्न करने का। मैं यहां से लाइन खींचता हूं और मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं। देखिए, अगर आपको वायरस देखना है तो वायरस में तो प्रोटीन भी है और न्यूक्लिक एसिड भी है। ओके, ये हो गया वायरस, आप लिख सकते हैं। लेकिन इस वायरस के अगर दोनों पार्ट अलग अलग हो जाए, कैसा? न्यूक्लिक एसिड विदाउट प्रोटीन हो जाए, तो इसे बोलते हैं वायरॉइड। और प्रोटीन, अनफोल्डेड प्रोटीन, ये एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, और ये आरएनए। अगर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों में तो वायरस है, ये रहा वायरस। लेकिन अगर केवल आरएनए आ जाए, इट इज वायरॉइड, और अगर केवल प्रोटीन आ जाए, इट इज प्रायन। याद रखना, केवल प्रोटीन आ जाए तो इट इज प्रायन, ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो याद रखना, प्रायन इज एबनॉर्मली फोल्डेड इन्फेक्शियस प्रोटीन। ओके, नाउ प्रायन जनरली न्यूरल डीजनरेशन करती है, न्यूरल डीजनरेशन डिसीज, यानी हमारे ब्रेन में नर्व का डीजनरेशन करना, ब्रेन खराब करना चालू कर देती है। ऐसी ही एक डिसीज है मैड काउ डिसीज, जिसको हम BSE भी बोलते हैं। इट इज नोन एज बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। बोवाइन का मतलब ही होता है बेटा काऊ या फिर चौपाए। स्पॉन्जीफॉर्म जो स्पंज जैसा, इंसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन। BSE is known as bovine spongiform encephalopathy, and ये डिसीज प्रायन से ही होती है। जैसी डिसीज काऊ में होती है, दैट इज नोन एज मैड काऊ डिसीज, वैसी ही डिसीज ह्यूमन में भी पाई जाती है। और ह्यूमन में होने वाली इस डिसीज में भी प्रायन ही इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज नोन एज CR जैकब डिसीज। पूरा नाम है क्रुड्सफेल्ड जैकब डिसीज। और यहां पर भी ब्रेन डीजनरेशन होता है या फिर न्यूरल डीजनरेशन है। सो इस तरीके से आपने देखा कि जो प्रायन है ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है और ये हमें डिसीज कॉज करते हैं। ओके, सो आपने देखा कि वायरस होता तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों होते, केवल न्यूक्लिक एसिड होता तो वायरॉइड होता, और केवल प्रोटीन होता तो प्रायन होता। ओके, प्रायन की डिस्कवरी में एक साइंटिस्ट का नाम है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। इट इज
गैस सेक। याद रहेगा? अगर इतना याद रहेगा तो हम लोग लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर में पहुंच गए हैं। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज लाइकेन। लाइकेन okay, lichen is a symbiotic relationship between algae and fungi. एल्गी और फंजाई के बीच में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है दो लोग एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। इनमें जो एल्गल मेंबर है उसका नाम होता है फाइकोबायोंट। जो एल्गी है वो होता है फाइकोबायोंट और जो फंजाई होता है इट इज नोन एज माइकोबायोंट। तो दो लोग हैं, एक है फाइकोबायोंट और एक माइकोबायोंट। अब ये दोनों एक दूसरे को फायदा कैसे पहुंचाते हैं याद रखिएगा। फाइकोबायोंट है ये फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करता है और ये फूड फंजाई को मिलता है। वही माइकोबायोंट है वो प्रोटेक्शन देता है और ये प्रोटेक्शन एल्गी को मिलता है और इस तरीके से वो एक दूसरे का हेल्प करते हैं, सिम्बायोसिस करते हैं। लाइकेन के बारे में बहुत खास बात है, दे आर सेंसिटिव टू SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो कहीं पर भी अगर एयर पॉल्यूशन है, याद रखना एयर पॉल्यूशन, तो lichen will not survive there। वहां पर lichen सर्वाइव नहीं करते एंड दैट्स वाई lichen आर कंसीडर एज पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है और वो भी एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। एक और खास बात है लाइकेन की कि जब मैं आपको सक्सेशन पढ़ाऊंगा, सक्सेशन क्या होता है कि बेयर रॉक्स जो चट्टान, उन चट्टानों पे अभी तक कोई वनस्पति नहीं आई, जो एकदम जिस चट्टान में कोई भी घास, कोई भी काई कुछ नहीं है, तो याद रखना कि इन चट्टानों में जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आएगा, यानी प्राइमरी पाइनियर वेजिटेशन जो होगी, पाइनियर वेजिटेशन होगी, जो सबसे पहले वेजिटेशन होगी, इट विल बी लाइकेन। सो लाइकेन ही वो लोग हैं जो पाइनियर वेजिटेशन की तरह सबसे पहले सक्सेशन के दौरान आते हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। एंड दिस टॉपिक वाज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट टाइम प्लांट किंगडम नाम के तीसरे चैप्टर को जो इस बुक में है वो पढ़ेंगे। सो आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा और लोग इनके क्वेश्चन लगा लीजिएगा। कई लोग पूछेंगे सर क्वेश्चन के लिए अभी बुक प्रोवाइड नहीं किए गए, तो PDF फॉर्म में ये क्वेश्चन आपको ओमेगा से प्रोवाइड हो जाएंगे। आप उनसे नहीं मिले तो उनसे मांग लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।